हम क्यों सोच रहे हैं कि जो ब्लू चिप है वही ब्लू चिप रहेगी, जो स्मॉल कैप है वो भी तो ब्लू चिप बनने वाला है ना। तो वहाँ से एक अपना आइडिया उठाइए और ब्लू चिप की जर्नी होते हुए देखिए, ना कि ब्लू चिप को रेड चिप होती हुई जर्नी देखिए। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखिए दोस्तों, किसी भी शेयर से इमोशनली अटैच मत होइए, टाइमली निकलिए, नई चीज़ में पैसा डालिए, अपने आप को जो है ना बूढ़ा मत बनाइए, टाइमली बेचिए, खूब मज़े कीजिए, खूब घूमिए फिरिए, और जो आपने कमाया है जीवन में पोर्टफोलियो बनाया उसको यही उड़ा के जाइए दोस्तों। ऊपर जाके डीमेट अकाउंट चेक नहीं कराना। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. तो अब मैं आपको मेरे जो स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, जो कंपनी आप लें किस सेगमेंट में है वो ध्यान दें कि वो सेगमेंट के पोटेंशियल्स क्या हैं, उस सेगमेंट में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, और क्या गवर्नमेंट का उस पर कोई फोकस है, या डिमांड का क्या जो फोरकास्टेड डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट की। ये यदि डिमांड और उस में ग्रोथ पोटेंशियल है ही नहीं तो वो बिज़नेस चाहे कितना भी अच्छा हो अल्टीमेटली उससे आपका पैसा नहीं बनेगा। सेकेंडली, द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैं जिन कंपनीज की बात कर रहा हूँ वहाँ ये बहुत बड़ा कोई बोर्ड नहीं होता इनका जो सूट बूट पहन के और टाई वाई लगा के और बड़ा सा बोर्ड रूम होता है उनका, और ऐसा कुछ नहीं होता। एक छोटा सा बेचारा एमडी का अपना केबिन होता है, कुर्सी होती है, टेबल होती है। बट मैं बार बार उन मैनेजमेंट से मिलता था तो उनका थॉट प्रोसेस समझता था, उनकी थिंकिंग समझता था कि वो कितना ग्रो कर पा रहे हैं, मतलब ग्रो करना चाहते हैं जीवन में। जब मेरे को ये समझ में आता था कि वो ग्रो करना चाहते थे, उसमें हंगर है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, तो मैं केवल और केवल इन्हीं स्क्रिप्ट में को अपने पोर्टफोलियो में लेके आता था, बाकी सब स्क्रिप्ट को वहीं भूल के आ जाता था। तीसरी क्वालिटी है कि मैनेजमेंट का ये एक लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी कि लगभग मेरे को बोलना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट जो हकीकत है वो हकीकत है दोस्तों। 90% कंपनीज के का मैनेजमेंट इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी ये कम से कम बढ़ना चाहता है। रीजन कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता उसके ऊपर कोई ज़्यादा एलिब्रेट भी नहीं करना चाहता, बट ये फैक्ट है कि लोग फंड्स को घर की तरफ लेके जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जो घर ले जा रहे हैं, जो टैक्स की इवेशन कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली कितना कॉस्टली अफेयर है। वो पी मल्टीपल जोड़ के यदि हम देखें, 2 करोड़ रुपए किसी ने इनकम टैक्स कम भरा, यानी 50 करोड़ रुपए अपनी कंपनी की वैल्यू कम कर ली उसने, और 50 करोड़ में यदि 75% होल्डिंग उसकी है प्रमोटर की, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। टेंशन ली, रात की नींद हराम की, कंपनी के मार्केट कैप की एस्टेसी की, फ्यूचर में फंड रेजिंग जो हो सकती थी उसकी एस्टेसी कर ली। तो मैं जब भी किसी मैनेजमेंट से मिलता था तो फोकस करता था कि भाई साहब मेहरबानी करके आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए कि आपको बाज़ार किस तरह से नवाजता है। और कुछ मैनेजमेंट ने मेरी इस ओपिनियन के ऊपर अच्छे से काम भी किया और उन्होंने इतने फैंटास्टिक रिजल्ट देखे, 100 करोड़ 200 करोड़ के फंड्स फ्लो इक्विटी के रूप में उनको आना चालू हो गए। और वहाँ जाके इनको समझ में आया कि अभी तक क्या कर रहे थे और ये नहीं करते तो अभी कहाँ होते थे। कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। एक मैनेजमेंट मेरे ऐसे मिला जिसके पिताजी का काम ही यही था, सीए थे भाई साहब। तो अपना जोहर कहाँ दिखाते थे कि डेट लेना, डिफ़ॉल्ट करना, रिस्ट्रक्चरिंग करवाना, बस ज़िंदगी में आए इसीलिए। वो उनको अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाने से मतलब नहीं, अपनी कंपनी को संभालने से मतलब नहीं, बैंकों को कैसे चूना लगाना, बस उनका ज़िंदगी का यही मकसद है। मैं उनके सन से मिला, बोले यार क्या तुम, इतनी अच्छी कंपनी है तुम्हारी, सब कुछ है, प्रोडक्ट लाइन इतनी अच्छी है, सब कुछ है, फिर ये क्यों तुम्हारा मार्केट कैप जो है ना पूरा डब्बा हुआ पड़ा है, टॉप लाइन तो है, बॉटम लाइन है ही नहीं। तो बोले मैं खुद दुखी हूँ, पर इसको मैं करूँ तो क्या करूँ, पिताजी इतने खड़ूस है कि मेरे को बैठे ही नहीं दे रहे। मैंने कहा देख, ये कंपनी तेरे को आगे बढ़ानी है, अल्टीमेटली तेरे को ही संभालना है, पिताजी की उम्र भी हो गई है, तो भाई तू या तो मुगल वाला जो काम था उसमें वो बन जा, पिताजी को ज़बरदस्ती घर पे बैठा दे, आराम करवा और तू ये कुर्सी संभाल, बट इंश्योर कि वो काम नहीं करेगा जो पिताजी करते रहे। और बेटे ने वो राय पे काम भी किया,
एंड आज वो कंपनी जो है ना वहाँ से 10 गुना हो गई। इसी तरह से जो मैंने बताया कि एक बेटा जो है ना यूएस से पढ़ के आया, उसके साथ मैं कॉफ़ी पीने जाता था उसकी थॉट प्रोसेस को समझने के लिए। अल्टीमेटली जब उसका बेटे का टेक ओवर, जब बेटे ने टेक ओवर की कंपनी, तो वो 45 रुपये वाला शेयर जो है ना वो 350 रुपये हो गया। जब उस बेटे ने हमारी, मैं भी था उसमें, बाज़ार के काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ वो भी थे। तो आशीष चुग करके एक होते हैं दिल्ली के अंदर जिनको मैंने अपना गुरु माना है, और उनसे मैंने को कई चीज़ें ऐसी समझ में आई सिलेक्शन क्राइटेरियाज की जो मेरे जीवन में बहुत काम आ रही है। फॉर एग्जांपल पीटीसी इंडस्ट्री 600 650 रुपये के भाव पे, जिसका भाव अभी 16,000 रुपये है। एमआरएफ 225 रुपये में मैंने एमआरएफ अपनी लाइफ में फर्स्ट सैलरी से एमआरएफ लिया। और मेरा ये था कि मैं जब भी रोड पे जाता था तो टायर देखता रहता था कि अपोलो का लगा है, जेके का लगा है या एमआरएफ का लगा है। जिस दिन मेरी काउंटिंग होती थी एमआरएफ की ज़्यादा, तो मैं 1, 2, 5, 10 शेयर एमआरएफ के लिया करता था। और ये 240 रुपये वाले एमआरएफ अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। यहाँ एक मेरे रिलेटिव हैं जिनका एक प्रिंसिपल था कि शेयर खरीद के लाना, अपने नाम से ट्रांसफ़र करवाना। और दिवाली की पूजा के अंदर बॉम्बे में मेरे एक फूफा जी हुआ करते थे, तो उनसे मैंने ये बात सीखी। वो हर दिवाली की पूजा में कोलगेट लाते थे, सेंचुरी लाते थे, टाटा स्टील लाते थे और लार्सन टूब्रो समथिंग कुछ लाते। 4-5 लाके उनके जो 4 बेटे थे उनके नाम से ट्रांसफ़र करवा लाते थे, और दिवाली की पूजा में 4 प्लेट में वो रख के, बट वो शेयर सर्टिफिकेट के 4 टुकड़े करके रखते थे। मैंने एक दिन पूछा, फूफा जी ये सब क्यों करते हैं आप? मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। बोले बेटा आएगा कभी तेरे को फुर्सत से समझाऊंगा। एक दिन मैंने, चूंकि क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो ऐसा क्यों करते, शेयर सर्टिफिकेट के 4 टुकड़े करके क्यों रखते हैं प्लेट के अंदर, थाली, पूजा की थाली में। उस दिन एक दिन मेरे को बताया कि बेटा ऐसा है, इन लोगों का जो है ना ये मन बहुत विचलित है, दिन भर भाव देखते रहते हैं अखबार में, बेच डालो बेच डालो भाऊजी, बेच डालो भाऊजी, बेच डालो। तो ये कभी भी बेच डालेंगे और मेरे को इन शेयरों को बेचना नहीं है। अब इनका मूड बनता है बेचने का, तो पहले तो ये कंपनी को नया सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भेजेंगे, महीने 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, तब तक इनका मूड ठिकाने आ जाएगा। अगर इतनी मेहनत ये करने वाले नहीं है, मेरे को मालूम है तो वो शेयर आज भी उनके सबके पोर्टफोलियो में रखे हैं। ये चीज़ मैंने अपने फूफा जी से सीखी, और मैंने भी ये डिटरमाइन किया कि मैं, मेरे पास जो ओरिजिनल जो अलॉटमेंट आए थे उनको मैं डिमेट नहीं कराऊंगा। मेरे ब्रदर मेरे को गालियां देते रहते रोजाना, अभी भी, आज भी वो शेयर सारे जो है ना वो मेरे नॉन डिमेटेड पड़े हुए हैं, और आज तक भी मैंने डिमेटिंग, अब तो फाइनली मैं कराऊंगा क्योंकि डेडलाइन वगैरह कभी भी आ सकती है, बट वो नॉन डिमेटेड ही पड़े हैं। क्योंकि डिमेट होते तो ना जाने कब कोई एफ एंड ओ कभी कोई लॉस वॉस उसके एक्सचेंज में चले जाते थे। तो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे छोटे आप लीजिए, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनीज लीजिए, 10 कंपनियों को विजिट कीजिए, मैनेजमेंट से मिलिए, उनके ग्रोथ पोटेंशियल देखिए, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखिए, उसमें मैनेजमेंट में हंगर टू ग्रो वो देखिए, सेगमेंट देखिए, और फिर 40 साल का जो जीवन में तजुर्बा मिला वो पूरा तजुर्बा डाल के, और 10 में से एक आइटम ऐसा, तो प्रभु का आशीर्वाद है कि कई स्टॉक जो है वो 10 गुना 20 गुना 100 गुना तक भी हुए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात आपको मैं बताऊंगा, एक शख्स जब उनका फ़ोन आया मेरे को, जिनका थॉट प्रोसेस था कि इन्वेस्टमेंट कर तो लंबे टाइम के लिए कर, 10 साल 20 साल 50 साल, पैसा वहीं बनता है, वेल्थ क्रिएशन वहीं होता है। मैं टोटली अगेंस्ट में हूँ दोस्तों, मेरा कंसेप्ट है ही नहीं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। एक ज़माना था दोस्तों जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि लिमिटेड कंपनीज थी, 10 ऑप्शन होते थे आपके पास में, टाटा स्टील, लार्सन टूब्रो, ये बस हर सेगमेंट में 2-3 प्लेयर थे, और सारा पैसा जो है ना अल्टीमेटली उन्हीं में इन्वेस्ट होता था। छोटी कंपनियां थी, छोटी इक्विटी थी, बोनस आते थे उनमें, कैपेसिटी एक्सपांशन हो रहे थे। दोस्तों सब हो चुका, वो कैपेसिटी एक्सपांशन हो चुका, नए नए प्लेयर आ गए कंपटीशन में। टाटा स्टील सबसे बड़ा प्लेयर था, आप देखिए जिंदल ग्रुप कुछ भी नहीं था, बट JSW स्टील जो है ना वो आज कहाँ है, और टाटा स्टील वहीं का वहीं है। तो क्या पैसा मिला, ये ब्लू चिप लेने से। तो दोस्तों मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये ब्लू चिप्स जो है ना
इज नथिंग बट पोटैटो चिप्स। यहाँ कोई पैसा नहीं बनता। पिछले 5 साल में HDFC में, कोटक में किसी का पैसा बना? कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। जिन्होंने भी इन आइडियाज़ में ये सोच के इन्वेस्ट किया कि नहीं, हमको तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स बनाने हैं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी की बुराई करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बट एक लेवल के बाद कंपनीज इतनी ज़्यादा ग्रो करने के बाद इनका मार्केट कैप इतना बड़ा हो जाता है, जिनको हिलाने के लिए या नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत बड़े बड़े मोटे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है। और आप जो माहौल देख रहे हो पिछले 1 साल से, ये मोटे इन्वेस्टर कौन होते हैं आपको ही मालूम है, FII। तो FII का रुख 1 साल में क्या रहा है, तो हम फिर किस बात की उम्मीद लेके बैठे दोस्तों कि ये इतने मोटे मोटे हाथी जो है ना वो चलने वाले हैं। इन दोस्तों नहीं चलने वाले हैं। आपको मैं पूरा भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, मेरी व्यू है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको सोच के समझ के और अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन आपको खुद को लेने हैं, बट मेरी जो थिंकिंग है ये नहीं चलने वाले दोस्तों। ट्रेडिंग ब्रोकरेज इतनी महंगी थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी बेचने की और ख़रीदने के प्लेटफॉर्म नहीं थे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेज इतने आगे वर्ल्ड के अंदर इस ब्रोकिंग वाले में कि हर आदमी एक अंगुली से खरीद रहा है, एक अंगुली से बेच रहा है। ज़्यादा ज़्यादा बस आपको स्वाइप करना है और आपका सौदा हो जाता है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, जहां वो अपना सौदा खरीदने का और बेचने का चाहे तो हर 10 मिनट में रिपीट कर सकता है। कई जगह तो जीरो ब्रोकिंग भी है। तो अब कोई ब्रोकरेज वाला भी कोई लफड़ा नहीं बचा। सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, एल्गो आ गया, दिन भर जो है ना फ्यूचर के लोड्स आ गए, एल्गो आ गया, ट्रेडिंग इतनी इजी हो गई, सोशल मीडियाज़ के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक डोमेन पे इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो जब इस तरह का काम साल जो पहले नहीं था, इसीलिए लॉन्ग टर्म में पैसा बन रहा था। अब लॉन्ग टर्म में पैसा इसलिए नहीं बनेगा कि अब वो सब ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म बन गए। फ्यूचर में आ चुकी है स्क्रिप्ट, यहाँ बढ़ा है तो वहाँ ठोक डालेंगे लोग, ये कॉल बेच देंगे, ये ऑप्शन ले ले। मेरे को तो ये कॉल ऑप्शन पुट ये सब समझ में भी नहीं आता। बट मेरे हिसाब से कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली थ्योरी यंग इन्वेस्टर्स को तो नहीं लेनी चाहिए। आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए कि क्या रिटर्न्स मिले हैं। A ग्रुप, B ग्रुप, Z ग्रुप, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरे को तो Z ग्रुप अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है कि ये इस ग्रुप को लोग अनटचेबल समझते हैं। क्या Z ग्रुप में अच्छी कंपनीज नहीं है क्या दोस्तों? ये जो ब्लू चिप्स जिनको बोल रहे हो, इनकी जर्नी क्या वहाँ से 0 से 10 करोड़ या 20 करोड़ या 50 करोड़ के मार्केट कैप से स्टार्ट नहीं हुई थी क्या? इन्हीं कंपनीज में से तो कोई ना कोई ब्लू चिप निकली है। तो हम इनको एक अलग नज़रिए से क्यों देख रहे हैं? इनको भी अच्छी नज़रों से देखो। आपको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना पैसा बनाना है तो आपको आइडिया जो है ना यहीं से उठाना पड़ेगा, ना कि वहाँ से। वहाँ 5%, 10%, 15% जो कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, वो करना है तो ठीक है। अदरवाइज मोटा पैसा यदि जिनको कमाना है तो अच्छे आइडिया आपको स्मॉल कैप से और मिड कैप से ही ढूंढने पड़ेंगे। बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, बहुत सारा कैश फ्लो इनमें आ रहा है, तो पैसा मेरे हिसाब से तो यही बनने वाला है। एक और एस्पेक्ट में जीवन की बताता हूँ कि ब्लू चिप मेरे डीमेट अकाउंट में है, इसको मेरे को हाथ भी नहीं लगाना, अनटचेबल। मेरे एक ब्रदर ने मेरे को बोला कि सुना है तूने एशियन पेंट बेच डाला, 3400 रुपये का भाव था। तो हाँ, मैंने कहा बेच डाला। क्यों बोला, क्यों बेचा? तो मैंने कहा वो यूरोप घूमने जाना था तो बेच दिया। तो पागल आदमी, कोई एशियन पेंट कोई बेचने की चीज़ होती है क्या? तो मेरा ये डायलॉग था कि नहीं, एशियन पेंट बेचने की चीज़ नहीं होती है। तो क्या ऊपर जाके और डीमेट अकाउंट चेक कराना पड़ेगा क्या कि आपने मेरे को जो पोर्टफोलियो में ब्लू चिप दिए थे वो सब ऊपर लेके आया हूँ मैं? तो दोस्तों, जो आपके पास है उसका एक एज के बाद 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके पास माल कितना है और आपके पास साल कितने हैं। तो जो चीज़ आपने कमाई है उसको क्या बोले, पागल आदमी है क्या, इसमें क्या बोनस आते हैं, क्या डिविडेंड आता है, ये कोई बेचने की चीज़ है क्या? मैंने ये बोला कि जो आपने इतनी मेहनत से ये जो पोर्टफोलियो बनाया ना, इसको धीरे धीरे बेच के और आप इससे एंजॉय कीजिए, घूमने जाइए, बच्चों को घूमने ले जाओ, मस्ती से रहो, अच्छे मकान में रहो, खूब ऐशो आराम से रहो। तो आपने जो मेहनत करके पोर्टफोलियो बनाया दोस्तों, ये ऊपर जाके चेक नहीं होने वाला। और 99% इन्वेस्टर्स जो है वो ये पूरा पोर्टफोलियो को टच भी नहीं करते हैं। ये तो ब्लू चिप है, ये तो ब्लू चिप है, ब्लू चिप करते करते ऊपर चले जाते हैं और वो खुद चिप बन जाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ ये भी देखिए कि आप जो कमा रहे हैं उसको आपको भोगना भी है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए चिंताएं छोड़ दीजिए। अभी वो भारत नहीं है जहाँ 5-5 साल अकाल पड़ता था। उनकी भी गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ और वो गलत है। उनकी जो ये हैबिट बनी, वो जो उन्होंने समय देखा पुराना, जब राजस्थान में 3-3 साल बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़ता था, तो फूड ग्रेन और सब चीज़ें स्टोर करके रखने के हिसाब से रिसोर्सेज कंजर्व करने पड़ते थे। बट अब वो ज़माना नहीं रहा। हम लोग इतना कमा रहे हैं, रोज़ाना कमा रहे हैं, तो अब तो कम से कम अपनी थिंकिंग चेंज कीजिए। अब तो जो आपने कमाया है, जो पोर्टफोलियो बनाया, उसको बचे हुए सालों में आप भोगिए। तो ये मेरा आप लोगों को सबको एक राय है, खूब कमाओ और खूब मज़े करो। एक खुश आदमी जो है ना, वो एक अच्छा निर्णय ले सकता है। जो आदमी खुश नहीं है ना, वो जीवन में अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। ये मेरे एक जो 20 साल जहाँ मैंने सर्विस की, उनका जो टेस्ट देखता था कपड़े ड्रेसिंग का, कारों का शौक, तो मैंने उनको बोला, सर ये कार आप जो है ना 1 करोड़ की खरीद रहे हैं, तो क्या अल्टीमेटली क्या है? तो उन्होंने बोला, विमल ऐसा है कि यदि ज़िंदगी में मैं ये सब नहीं करूँगा तो फिर मोटिवेशन क्या बचेगा कमाने के लिए। मेरे को मालूम है कि इस कार में और उस कार में थोड़ा सा ही अंतर है, जो 10 लाख में भी मिलती है, बट 1 करोड़ वाली कार मैंने इसलिए ली ताकि मैं ज़्यादा कमाने पे फोकस कर सकूं। तो हमारे पिताजी भी यही बोलते थे कि खूब कमाओ, पहले खर्चा करना सीख जाओ तो कमाना आ जाएगा। एक बात मेरे पिताजी ने और सिखाई मेरे को कि अपना हाथ जो है ना वो यूँ रखना, कभी यूँ मत रखना। मांगने वाला हाथ नहीं रखना, देने वाला हाथ रखना। जब भी तेरे को लगे कि ये हाथ इस तरह से हो रहा है, तो अपनी नीड्स को कम कर लेना, उसमें कंप्रोमाइज़ कर लेना, बट कभी मांगने वाला हाथ मत रखना। दूसरी, मेरे को अपने पिताजी से या अपने परिवार से ये सीखने को मिला कि जिसके पास जो भी है, दिल खोल के बांटो। आपके पास में पैसा है तो दान करो, धर्मशाला बनाओ, प्याऊ बनाओ, ये बनाओ। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांट दो। आपके पास नॉलेज है, नॉलेज बांट दो। आपके पास आइडियाज़ है, आइडियाज़ बांट दो। पूरी दुनिया को यदि आपको खुश बनाना है, आप चाहते हो कि पूरी दुनिया खुश रहे, तो आपको खुशियाँ बांटनी सीखनी पड़ेगी। जो आप दोगे सोसाइटी को, वो मल्टीपल रिटर्न्स बन के आपके पॉकेट में आने वाले हैं, दुआओं के रूप में। दुआएं दोस्तों, दुआएं कलेक्ट करो। पैसा तो कोई भी कलेक्ट कर सकता है, पर दुआएं कलेक्ट करो। आपके पास जो नॉलेज है अपने दोस्तों से शेयर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को एडवाइस करना है या किसी को प्रेशर करना है या किसी को ज़बरदस्ती करना है कि तू ये ले ले वो ले। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप सबसे शेयर करो ना। मेरे को एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे दिल की इच्छा है, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है महिलाओं का। दोस्तों, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई परिवार के अंदर। हमारी महिलाओं को कुछ पता नहीं है कि परिवार के मुखिया ने कौन से शेयर लिए हैं, कौन से नहीं लिए हैं, क्या करना है उनका, क्या अचानक कल परिवार के मुखिया को कुछ हो जाए तो उस हाउस वाइफ को कुछ भी पता नहीं है कि उसको करना क्या है। ये शेयर्स को डीमेट कहाँ कराना है, बेचना कब है, खरीदना कब है। तो मेरी एक इच्छा है कि हमको एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये सारी गृह लक्ष्मियाँ जो है ना, वो लक्ष्मी की ओर जाए। अभी वो क्या करती है, सारी जो पढ़ी लिखी हम लोग बहुएं लेके आते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई MBA है, कोई CA है, बट काम उनसे वही करवाते हैं, घर के काम, रोटी बनवाना, नौकरों को हैंडल करना, भाइयों को हैंडल करना, कपड़े धोना, इसी के अंदर उनका पूरा जीवन बीतता है। दोस्तों, मेरी इच्छा है ये सब करो, परिवार के साथ पूरा न्याय करो, बच्चों को अच्छे से पालो, रोटी भी खिलाओ हस्बैंड को, कपड़े भी धो, भाइयों से भी उलझो, बट 9:15 के बाद में थोड़ा सा जो है ना, ये सास भी कभी बहू थी, या जो सीरियल आप लोग देखते हैं, या फिर दोपहर को किट्टी पार्टी का प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ नहीं है तो एग्जीबिशन में जाते हैं सेल वाली, वहाँ से जाके भर भर के बैग लेके आते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना बिज़नेस चैनल्स को देखो, इकोनॉमिक टाइम्स बुलाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, बिजनेस पेपर्स पढ़ो, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ो, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पे बिजनेस नॉलेज शेयर होती है। धीरे धीरे आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस लेके आओ। मैंने एक ग्रुप को ऑब्जर्व किया जो थोड़ा बहुत इस सेगमेंट में काम कर रहा है, और वो सब मेरे को भैया भैया करके बोलते हैं। आज वो पूरा जो ग्रुप है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, बेटियां हैं, भाभियां हैं, जिनका कोई शेयर बाज़ार से कोई वास्ता नहीं था, बट आज इनको मेरी एडवाइस थी कि वो इस तरह से अपना डेवलपमेंट ये करो। आज वो सब शेयर बाज़ार की धुरंधर हो चुकी है।
और मैं जिस शहर में जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना गजब का हो गया दोस्तों। उनको कोई किटी पार्टीज पसंद नहीं आती आजकल, उनको कोई बर्बरी गुची का बैग नहीं पसंद आता। बोले भैया इससे बढ़िया तो मैं 200 शेयर नहीं ले लूँ। किट्टी पार्टी करने वाली महिलाएं तो उनको जोकर लगने लगी अभी, जो पहले दिन भर किट्टी पार्टी, कोई सेल में नहीं जाती, कोई मार्केटिंग करने नहीं जाती, कोई, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ऐसा नहीं करना है, यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी, तो आपको खर्चा भी करना है। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आप शेयर मार्केट के टच में रहिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और पूरा सोच के समझ के और इन्वेस्ट कीजिए। अच्छे लोगों की राय लीजिए, अच्छे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी हेल्प लीजिए और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। बिजनेस चैनल्स देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, बिजनेस मैगजीन्स आती है, बिजनेस इंडिया वगैरह सब वो पढ़िए, और जो फालतू के काम में आपका जो टाइम बीता था वो कंस्ट्रक्टिव काम में बिताइए। तो ये एक मेरी विलिंगनेस है कि कभी मेरे को मौका मिला तो इस डायरेक्शन में मैं काम करना चाहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, छोटी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना, उनमें हिडन जेम्स को ढूंढना और लॉन्ग टर्म वाली कोई स्ट्रेटेजी रखना नहीं। जब भी अपना भाव आ गया, दोस्तों मैं अपने गांव में एक झूला देखता था जिसमें 2 रुपये या 50 पैसे कुछ लगते थे। वो झूला जो है ना ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, रोलर कोस्टर। हमारे गांव में उसको बोलते हैं डॉलर हिंडा। तो ये डॉलर हिंडा, उसको मैं जब ऑब्जर्व करता था तो ऊपर जाते टाइम जो है ना आपकी फीलिंग जो है बड़ा जोश रहता है, और वो झूला अल्टीमेटली आपको पता है कि एक लेवल के बाद में नीचे आना ही आना है। तो ये झूला जो है ना वो आपको एक जीवन में लेसन देता है कि जो भी चीज़ ऊपर जा रही है उसको एक लेवल के बाद वापस नीचे आना है और उसी लेवल को टच करना है। तो ये जो प्रेम है ना दोस्तों, कि मेरे हाथ में तो ब्लू चिप आ गई, इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, ये सब कोई काम का नहीं है। जो है ना रोलर कोस्टर, ये नीचे आने वाला है। वही एशियन पेंट 3400 रुपये था, वही 2000 हो गया। तो मेरा ब्लू चिप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पॉकेट में रखने के अगेंस्ट में जो व्यू बना वो यहाँ से बना कि दोस्तों अब कोई वो ज़माना नहीं रहा कि 2-4 घराने जो थे ना उनका ही राज था हर बिजनेस पे। पेंट वाले का बस एक ही पेंट कंपनी, स्टील का वही 2 घराने, टेक्सटाइल में वही 4 घराने, इंफ्रा में वही 4 कंपनियाँ। दोस्तों पैसा इकोनॉमी में इतना आ रहा है, भारत जिस गति से बढ़ रहा है, जो इकोनॉमी की साइज होने वाली है, तो एक मेरे जो गुरु हैं वो ये बोला करते हैं कि ये ऐसा टाइम है कि आपको अपनी भूख डिसाइड करनी पड़ेगी, अपनी प्यास डिसाइड करनी पड़ेगी। आप लोटा भर के यदि लेके जा रहे हो नदी में तो लोटा भर के लेके आओगे, और टैंकर लेके जा रहे हो खाली तो टैंकर भर के लाओगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक लोटा भर पानी पीना है इस इकोनॉमी का, या आपको एक पूरा का पूरा टैंकर लेना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना बढ़ना है, कितना कमाना है। खर्चा करो खूब, मस्ती करो खूब, तो कमाने की इच्छा अपने आप होने लगेगी। तो यहाँ से जो मेरे जो थॉट प्रोसेस जो आपको बताया, हर सेगमेंट के अंदर इतना बड़ा फ्लो 1 इंची दूर पड़ा हुआ है। जो सेगमेंट में बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन आना चालू है तो धड़ाम से 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, और वो मार्जिन जो आपको जो दिख रहा है ना वो ब्लू चिप वाला मार्जिन, उसको आलू की चिप्स बना देंगे वो। तो बेटर है कि आप टाइमली उसमें से एग्जिट हो जाओ, और फिर कोई यंग आइडिया को, जो बूढ़ा हो गया शेयर, जिसका मैनेजमेंट बूढ़ा हो चुका, जिसकी टेक्नोलॉजी बूढ़ी हो चुकी, जिसकी फैक्ट्री बूढ़ी हो चुकी, उस शेयर के ऊपर जो है ना आप क्यों राइड कर रहे हो। जो यंग, जो क्या बोलते हैं कप्स जो बोलते हैं ना, जो आ रहे हैं, उनमें किसी को देखो कि कौन सा कप जो है ना वो बड़ा शेयर बन सकता है, उस कप को पकड़ो। तो ये 3000 में बेचकर आप 300 वाला कप पकड़ोगे तो ये कप भी जो है ना धीरे धीरे करके 1500 तक पहुंच जाएगा, और वो जब ये पहुंच रहा होगा तो वो शेयर जो है ना वो 1500 की तरफ आ रहा होगा। तो समझदारी या बुद्धिमानी 3500 में बेच के 1500 वाली जर्नी तय करनी है कि नहीं करनी है, या आपको ये 150 वाली कंपनी जो है ना 1500 वाली ये जर्नी करनी। डिसीजन आपको लेना है कि आप वहाँ बने रहोगे और उसको बूढ़ा होते हुए देखोगे, उसको धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ देखोगे, या इसको ग्रो करते हुए देखोगे। डिसाइड आपको करना है दोस्तों। मेरा ये थॉट प्रोसेस है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट दुनिया बदल चुकी है पूरी तरह से। पुरानी थ्योरीज काम आने वाली नहीं है।
हर सेगमेंट के अंदर इतना गजब का कंपटीशन है, जहाँ पे भी थोड़ा सा रीजनेबल मार्जिन मिलते हैं 10 कंपटीटर कूदने के लिए तैयार बैठे हैं, जो उस मार्जिन को छोड़ेंगे नहीं। तो आप कोई गलतफहमी में नहीं रहे कि आपका जो ब्लू चिप था वो बड़े ज़ोरदार मार्जिन बना रहा है और ये सालों तक बनाता रहेगा, 100 सालों तक। ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल बाद हो सकता है उसका अस्तित्व भी नहीं मिले। स्टील सेगमेंट में देख लीजिए, जो गिनती की 4 कंपनीज हुआ करती थी, टाटा स्टील, कल्याणी स्टील, जो भी होते थे, नाम आपको लीजिए, वो कहाँ हैं। और रिलेटिवली जो न्यू एंट्रेंट हुए हैं लाइक JSW, जिंदल स्टील एंड पावर, गोदावरी, सारडा, इन्होंने क्या रिटर्न्स दिए और उन्होंने क्या रिटर्न्स दिए। मैं कोई किसी के ग्रुप के ऊपर या कोई बड़े ग्रुप के, मेरा ये कोई भी मकसद नहीं है कि मैं किसी की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जो फैक्ट स्टॉक मार्केट के रेट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो फैक्ट मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ।